नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। करीब 5 महीनों तक बंद रहने के बाद आज ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए खोल दी गई। राजौरी पुंछ को कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाला ये मार्ग सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया था और अब बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने पर आज इस पर यातायात बहाल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने हालांकि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही फिलहाल एक तरफा यातायात को इजाजत दी जा रही है। मुगल रोड के खुलने से राजौरी पुंछ के लोगों को भी मुंह मांगी मुराद मिल गई है। मुगल रोड है जो सर्दियों में दिसंबर के महीने में 4-5 महीने के लिए बंद हो जाती है। उसके बाद जो मुगल रोड क्लियरेंस अथॉरिटी है उन्होंने साफ़ करने के बाद जो क्लियरेंस रिपोर्ट दे दी और उसके बाद आज सुबह 9 बजे से जो एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से खासकर ड्राइवरों को ये अपील करते हैं, एक तो जैसे टाइमिंग है इसकी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, एक तो वो टाइमिंग उसी हिसाब से निकले ताकि 3 बजे से यहाँ बैराम गला नाका है जो वो क्रॉस कर दें, उसके बगैर फिर वो बाद में आने की कोशिश ना करें। दूसरा जो ड्राइवर हैं उनको हम ये अपील करते हैं, जैसे ये पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे कर्व भी हैं और ड्राइविंग है जो वो रफ ड्राइविंग ना करें, तेज़ ना चलाएं, देख के हॉर्न बजाएं। हमें लगते हैं श्रीनगर जाने के लिए अच्छे से बेहतरीन हमें इलाज मुआवजा जो है वहाँ पर हमारा हो सकता है। डॉक्टर जो है वो वहाँ पर मतलब बेहतर से बेहतर वहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये हमें जम्मू की बानिस्बत ये नज़दीक है, तो हमारी जो आना जाना है तो नज़दीक है, हम सुबह जाते हैं और शाम को वापस भी आ सकते हैं। हमारे दूसरे नंबर पर यह है कि हमारे नोमैड्स लोग जितने हैं वो इसी रास्ते से कश्मीर जाते हैं। उनकी 80% लोग ऐसे हैं जिनकी डोके हैं वहाँ पर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कई बार हमने आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से ये गुजारिश की थी, तो उस पर अगर सरकार ने ये तवज्जो दी है तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल का भी। जम्मू में मंगलवार को 24 घंटों में सामने आए कोरोना संक्रमण के 9 मामले से जीएमसी प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। कोरोना के अब दोबारा से दस्तक देने से जीएमसी अस्पताल परिसर में सख्ती बढ़ा दी गई है और वहां बिना मास्क के लोगों को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। यूं तो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगभग शून्य हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा से संक्रमितों की बढ़ रही संख्या किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। रहने की कोरोना तो अभी खत्म हो गया था, खत्म नहीं होगा मगर खत्म ही हो गया था कि अभी थोड़े दिन के बाद अभी केस बढ़ना शुरू हो गए। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आदेश है कि कोई भी बंदा बिना मास्क के हॉस्पिटल के नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हमारे पास उन्होंने मास्क दे रखे हैं, हम लोगों को जागरूक करेंगे आप मास्क पहनकर अंदर आए ताकि ये बीमारी दोबारा ज़्यादा ना फैले। अगर मास्क पहनेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो ये बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। अगर हम इससे लापरवाही बरतेंगे तो जो अमूमन हमारे पास आएगी, तो हमें इसमें खुद बचाव करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन मिली हैं उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये चीज़ पहले फैलेगी नहीं। अगर फैलेगी तो हमारे पास काफ़ी सारा हमारे हॉस्पिटल में बंदोबस्त है उसकी रोकथाम के लिए। जम्मू के प्रेमनगर इलाके में विकास के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी आज सड़कों पर उतर आई। अपनी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी परियोजना लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है और यही वजह है कि प्रेमनगर में फुटपाथ को कुछ महीने पहले तोड़ा गया था, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन के संभागीय अध्यक्ष राज शर्मा ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर बड़े स्तर पर धांधलियां की जा रही हैं।
ये देखेंगे कि 3-4 महीने हो गए तोड़ के ये चले गए हैं और ये नाला है, कोई रिस्पांस में नहीं है। किसी को पूछते हैं उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ बोलते हैं बस कर देंगे, कब करेंगे। प्रॉब्लम हो क्या रही है, म्यूनसिपैलिटी में जाओ, जीएमसी में जाओ, वो कहते हैं हमारा नहीं है। अपनी इनको पूछो, स्मार्ट सिटी वालों को पूछो, नहीं यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली उनके पास ना लेबर है ना कुछ है, खाली रात को बुलडोजर लाते हैं, तोड़ के वो सुबह निकल जाते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि खाली आप नाम ही स्मार्ट सिटी कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे क्या है। जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो रहते हैं, जो दुकानदार है, अभी पीछे आपने देखा होगा 2 शटर बंद हो गए हैं, आगे काम नहीं है, रोजगार नहीं है। उसके बाद आपने ये फुटपाथ तोड़ के छोड़ दिए हुए हैं, खुले छोड़े हुए हैं, यहाँ बच्चे गिरते हैं। टोटली धांधली चल रही है और टोटल फेलियर है। इनको कोई स्मार्ट सिटी जो बन रही है, जिस प्रोजेक्ट के तहत बन रही है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इनकी। कैसे होगा ये चीजें। जम्मू कश्मीर के तमाम जिले इन दिनों बिजली की भारी अघोषित कटौती से जूझ रहे हैं। तपती गर्मी के इस मौसम में बिजली के कट लोगों को रुला रहे हैं और पसीने से तरबतर होकर हर कोई बिजली विभाग को कोसने को मजबूर हो रहा है। आलम यह है कि बिजली कटौती ने लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है और बत्ती अक्सर गुल रहने से दुकानदार वर्ग भी बेहद आहत हो रहा है। बात करें अगर जम्मू शहर की, तो यहां भी बिजली बंद रहने से शहर भर में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। लोग सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं और बिजली विभाग के अधिकारी भी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लाइट की। कभी भी लाइट बंद, दिन में 2-4 घंटे लाइट आती है, रात को भी बंद, दिन को भी बंद। बहुत मुश्किल है लाइट के बगैर। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि लाइट का जल्दी से जल्दी, ये लाइट का जो क्राइसिस है इसको खत्म किया जाए। कहाँ 24 घंटे, हमें तो लगता नहीं कि ये दिन में 6 घंटे भी प्रोवाइड करेंगे। अभी तो 4 घंटे से 3 घंटे दे रहे हैं। यही कहेंगे कि लाइट का जो भी इश्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और लाइट प्रॉपर वे में दी जाए, क्योंकि सारी दुनिया बहुत परेशान है लाइट के बिना। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब जो कामकाज वाले लोग हैं, जैसे जिनका अपना बिजनेस है, कोई वेल्डिंग सेट लगाए बैठे हैं, कितना लोगों का काम रुका पड़ा है, इतने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनके लिए कोई उनको तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लोगों के बारे में। इतना बड़ा पैकेज आने के बावजूद, इतना बड़ा स्ट्रक्चर चेंज होने के बावजूद भी आज लाइट की ये दर्दशा है। और खासकर जम्मू के लोगों के लिए, जितना भी जम्मू का रेवेन्यू है वो सारा का सारा जम्मू वाले दे रहे हैं और कश्मीर वाले रेवेन्यू दे रहे हैं। वहाँ बिजली देखिए बड़ी बड़ी है और जम्मू वाले हर बार पीछे जाते हैं। ये हर बार हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखो या किसी भी एंगल पे देखो, हर बार जम्मू क्यों आगे पीछे जाता है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अब पीछे क्या हो रहा है ये किसी को पता। बोलते हैं जी कोयले को जम्मू कश्मीर को फायदा है नहीं, को कोयले को बिजली तैयार होती है। यहाँ तो सारी बिजली पानी पे तैयार हो रही है। यहाँ तो पानी बेशुमार डैम पड़े हुए हैं हमारे, यहाँ पानी की इतनी किल्लत नहीं है जितनी ये लोग बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। और मुझे खास तौर पर यहाँ पे एक हमें इंफॉर्मेशन भी से मिली है कि कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बिल्डिंग फैक्ट्रीज वगैरह, वहाँ पे डायरेक्ट बिजली जा रही है। और जो एयरपोर्ट है यहाँ का स्थानीय एयरपोर्ट सवारी में, वहाँ को डायरेक्ट सप्लाई दी गई है और आम जनता को परेशान कर रही है लोग। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने वायदा करना चाहिए था लोगों से कि भाई आपको 24 घंटे बिजली जो उपलब्ध करवाएंगे। मैं कहता हूँ 24 घंटे नहीं देते तो कम से कम 2-4 घंटे का जो कट है वो शेड्यूल कट होना चाहिए कि भाई 8 से लेके 10 तक या 12 से लेके 2 तक वो टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप 15-15 घंटे का कट करें। रात को जब हम सोते हैं 2 घंटे सोते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, जब लाइट बंद होती है फिर से नींद खुल जाती है, पूरी रात जागना पड़ता है। इतनी गर्मी में सोएंगे कैसे? तो लगता है हरास कर रही है गवर्नमेंट, हरास कर रही है हमें। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन होनी चाहिए, सरकार कोई नई आए तो नई सरकार आएगी तो हमारे बारे में सोचेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था वो वायदा हमें लगता नहीं कि बीजेपी सरकार पूरी करेगी। हमें पूरी उम्मीद है अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी या कोई और नई सरकार आएगी तो वो हमें पूरा आश्वासन होगा कि वो बिजली भी माफ़ करेंगे, पानी भी माफ़ करेंगे और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे। बिजली की अघोषित कटौती से जहां आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, वहीं किसान वर्ग के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सीमावर्ती अरनिया के किसानों के सब्र का पैमाना आज छलक पड़ा, जिन्होंने प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि पहले नहरों में पानी की कमी की वजह से उनकी खेतीबाड़ी प्रभावित हुई थी और अब रही सही कसर बिजली कटौती ने पूरी कर दी है। चीफ इंजीनियर बिजली विभाग नहर पानी बजा करना ते बिजली की वजह करना। अगर पानी
मौके पर कनक लगदा तो सारी कनक दुगनी साढ़े घर आनी ही। एक मार सानू जिमीदार की उतर पई वो दुई मार सानू जी पवा दी है ना साड़ी अगे पनीरी लगनी है ना कि साड़ी अगे मुंजी लगनी है। अस गवर्नमेंट की पूछना चाहते हैं बस साढ़े जिमीदारें की क्यों इन्ने परेशान करा दे तुस। मैं चीफ इंजीनियर जी मैं सारे किसान और निया के किसान बाडो के किसान आप पूछना चाहते हैं क्यों सानू परेशान करा रहे हो। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के आगे बोई गई गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो गई है। सरहद शांत रहने के चलते 2 दशकों के बाद तारबंदी के आगे गेहूं की फसल की बुआई की गई थी और किसानों की मेहनत भी रंग लाई है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर के गांव चकचंगा में तारबंदी के पार लहलहाती फसल को देखकर किसान खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। जिले के डीसी राहुल यादव भी मौके पर पहुंचे और किसानों को मुबारकबाद दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 20 साल के बाद हम अक्रॉस हमारा जो फेंस के आगे का 0 लाइन के जो बीच का जो एरिया है वहां पर हम खेती कर रहे हैं। देखिएगा किसान तो जब मैं पिछली बार लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो उस समय किसान जो है वो अपने खेत उस समय जो है वो अपने खेत को बेसिकली उस समय फ्लो कर रहे थे और बहुत सारे किसान उस समय भावुक भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने 20 साल बाद अपनी जमीन देखी थी। 20 साल बाद वो कि ये हमारा पेड़ था, यहाँ पर हमारा ये था, लोग जो है उस तरह से भावुक भी हो गए थे। बहुत बड़ी बात है किसान के लिए। कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसकी जमीन एक सीजन भी जो है खाली रहे, एक फसल भी खाली रहे। तो 20 साल से ये जमीन खाली थी और इसको खाली को देखते हुए हमें भी दुख होता था। जाहिर तौर पर जो किसान जिसकी जमीन है उसे तो दुख होगा ही होगा। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे किसानों के लिए भी, क्योंकि जमीन जो भी किसान होता है वो जमीन से जितना वो मॉनेटरी नहीं जुड़ा होता उससे ज्यादा वो उससे इमोशनली जुड़ा होता है। तो आज एक बहुत बड़ा मौका है कि जब हमारे किसान बाकी वापस उस जमीन पर उन्होंने अपने हार्वेस्ट की है। डोगरा ब्रांड प्रतिनिधि सभा ने भगवान परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भगवान परशुराम जयंती इस बार 3 मई को मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आज सभा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। सुरक्षा कारणों के चलते इस बार हालांकि शहर में शोभा यात्रा के बजाय बाइक और कार रैली निकाली जाएगी। सभा के सदस्य सौजन्य शर्मा ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। शोभा यात्रा निकालनी थी लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक कार और बाइक रैली निकाली जा रही है। ये शहर के विभिन्न बाज़ारों से निकलती हुई डोगरा चौक में वो ख़त्म होगी। और जैसे कि आपको मालूम है 1 तारीख को डॉक्टर सुशील शर्मा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने फ्री कैंप का आयोजन किया है। और 3 तारीख को कार रैली होगी। पहले यज्ञोपवीत समारोह होगा और उसके बाद भंडारा होगा। तो सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि यहाँ पे आएँ और परशुराम जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें और इस जयंती का और इस भंडारे में आके प्रसाद ग्रहण करें और लाभ उठाएं। सरकार के आश्वासन पर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजिमों ने अपनी कामचोर हड़ताल स्थगित कर दी है। इन मुलाजिमों का बकाया वेतन जारी कर दिया गया है और 31 मई से पहले अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इस आश्वासन पर ये मुलाजिम आज से काम पर लौट आए और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया गया कि 31 मई तक अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो वो फिर से हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी कल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर JNK से बातचीत हुई। उस बातचीत के मुताबिक हमारी जो पेंडिंग सैलरी थी वो रिलीज़ कर दी गई और हमें लिखित रूप में ये आश्वासन दिया गया कि आपकी जो आने वाले दिनों में कोई भी फंड्स की कमी नहीं आएगी और आपकी सैलरी रिलीज़ होती रहेगी। और इसके साथ ही जो बाकी के पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो भी हमें प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में हम आपकी DPC कर रहे हैं और 31 मई के पहले जो HR और SRO 43 के केसेस हैं वो जो है हम सेटल कर रहे हैं। और हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अपना जो वर्क है वो हमने रिज्यूम किया है। हमने अपनी स्ट्राइक जो है वो डेफर की है। अगर 31 मई तक हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं की जाती हैं तो एसोसिएशन जो है फिर दोबारा जो है वो स्ट्राइक पे चली जाएगी।
उधमपुर जिले के नरसू के जंगलों में लगी आग ने वन संपदा को बेहद नुकसान पहुंचाया है। मंगलवार देर शाम को लगी भड़की इस आग की सूचना मिलने पर प्रशासन भी सकते में आ गया था। आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है ताकि जंगलों को राख होने से बचाया जा सके। वायुसेना द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में सफलता तो मिल रही है, लेकिन अब तक भारी मात्रा में जंगल राख में बदल चुके हैं। लागो और भड़की सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसा ही एक स्कूल है पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के द्राबा में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल द्राबा में छात्राओं की संख्या काफी है, लेकिन स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण वहां पर छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं के मुताबिक स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण यहां उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो वहीं शौचालय की समस्या से भी इन्हें जूझना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक 1960 में इस विद्यालय का निर्माण हुआ था और 1979 में इस अपग्रेड कर हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, लेकिन मौजूदा दौर में भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बनी हुई है। और मैं मुस्तांदरा रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल द्राबा की बच्ची हूँ। मैं यहाँ पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में बिल्डिंग की बहुत कमी है। हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से हम ना यहाँ खेल पाते हैं और ना अच्छी तरीके मॉर्निंग असेंबली हो पाती है। लेकिन हमारे टीचर कोशिश करते हैं कि हमें मॉर्निंग असेंबली अच्छी हो, लेकिन हमारे पास वॉशरूम नहीं है, जिसकी वजह से हमें लंबी लाइनों में रुकना पड़ता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन हमारे टीचर कोशिश करते हैं कि हमें अच्छी तरह मेहनत के साथ पढ़ा सकें। लेकिन और हमारी 5 क्लासें हैं जो बाहर बैठती हैं, जिनको अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे सरकार से आप? कि हमें बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग डैमेज है, उसे अच्छी तरह का रिपेयर किया जाए और हमारे पास ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से हम ना खेल पा रहे हैं और ना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ग्राउंड की ज़रूरत है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग की बहुत कमी है और ग्राउंड की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे खेल भी नहीं सकते। और हमारे स्कूल में बिल्डिंग की बहुत कमी है और 5 क्लासें जो वो बाहर बैठती हैं, उनको अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है। बाकी स्टाफ की बिल्कुल स्टाफ पूरा है, लेकिन बिल्डिंग की हमें बहुत कमी है और वाशरूम भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। हमारे स्कूल में ग्राउंड की कमी है, जिसकी वजह से असेंबली भी अच्छे से नहीं हो सकती और हम खेल भी नहीं सकते। लेकिन असेंबली फिर भी हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें बिल्डिंग होनी चाहिए और हमें ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम खेल पाएँ। अभी हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है, फिर भी हम इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने जाते हैं, वहाँ से भी हम जीत के आए। और हमारे स्कूल की 2 लड़कियाँ जो स्टेट चैम्पियनशिप से भी खेल के आई हैं, फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खेलें। और हमारा ये हाई स्कूल गर्ल हाई स्कूल द्राबा है, तो इसमें बहुत दिक्कत है, बिल्डिंग की बहुत कमी है। हमारी 6 क्लासें जो हैं वो बाहर बैठती हैं धूप में, तो जब बारिश होती है तो बरामदे में और 4 क्लासें एक रूम में इकट्ठे करते हैं, तो हमें रूम्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो स्टाफ भी हमारा कम है सर, इसमें मास्टर ग्रेड वाले भी 1 आदमी कम है, टीचर 3 कम है और असिस्टेंट भी नहीं है। तो ज़्यादा दिक्कत हमें ग्राउंड की और बिल्डिंग की है सर। हाँ, बिल्डिंग के हवाले से कभी किसी आला काम से बात हुई है? जी, कई बार नोटिस में लाया, आपने सीओ साहब के नोटिस में लाया, लेकिन आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई, मुस्बत कार्रवाई नहीं हुई सर। में आज सुबह एक युवक का शव मिलने से वहां सनसनी फैल गई। दरअसल सुबह सैर को निकले कुछ लोगों ने चक आगरा स्थित शिव मंदिर के पास एक खेत में एक शव को देखा, जिससे उनके होश फाख्ता हो गए। लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान राहुल कुमार पुत्र जगन्नाथ निवासी सुम्ब तोप के रूप में की गई है। पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है।
जम्मू के साथ सटे दड़प इलाके में 2 साल पहले बाढ़ में बहे पुल का दोबारा निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन इस इलाके के 50 से ज्यादा गांवों के लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए अस्थायी तौर पर कोई बंदोबस्त आज तक नहीं हो पाया है। नाला पार करने के लिए लोगों को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं जो खतरे से खाली नहीं है। नाले में पानी जमा होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर आर पार जाना पड़ता है, जिन्होंने इस पानी की निकासी का इंतजाम करने या फिर अस्थायी पुल की व्यवस्था करने की मांग की है। ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ 50-60 ਗਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੋਈ ਪੈਪਾਂ ਪਾਈਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਓ ਜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ कोई कच्चा टैंपरेली ये काम सानू बनाया जाए, इत्थे पैपां लाइए जान जेड़ा आओ जाए च कोई दिक्कत नहीं आए। टैंपरेली पुल बनना चाहिए कि आओ जाए च कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी जिहदे नित त्रीए दिन कोई ना कोई डिग्गे दा हुंदा, ना गड्डियां फसी दी हुंदियां ने। कई इत्थे गड्डियां देखने, कल भी ऐटो वाला बेचारा फेरा लिए जा रहा ਸੀ ਤੇ ਉਹ भी फसी दा ਸੀ, 5-10 बंदे लगी ते ਉਹ ऐटो कढ़ाया बाहर। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀ ਵਗੈਰਾ ਸਕੂਟੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰਾ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਰਮੀ बड़ी सपोर्ट करा दी है, बड़े बंद बनना दी है ते साढ़े इन्ना हरा ते करिए उन्हें कम से कम आर्मी दे भी बच्चे हैं उनके भी आते जाते हैं अप डाउन करते हैं। इधर अगे जिहड़ा उनका अपना केवी स्कूल है, आर्मी स्कूल है, उनके भी बच्चे अप डाउन करते हैं, उन्हें भी दिक्कत है तो वो भी साड़ी सपोर्ट करन साढ़े लोगों की। इधर किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार प्रयासरत है और मदद भी की जा रही है, लेकिन जम्मू जिले के ब्लॉक भलवाल में एक किसान ने हॉर्टिकल्चर विभाग पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। किसान के मुताबिक उन्होंने फलदार पेड़ लगाए हुए हैं, लेकिन पेड़ों के रखरखाव को लेकर सही जानकारी न होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कोट बलवाल में हमने ये पौधे लगाए हैं, यहाँ पे कोई 40-50 पौधे हैं कि उनकी पैदावारी बहुत ही कम हो रही है। तो मेरा नाम रफीक है, तो मैं इस एरिया में रहता हूँ। डिपार्टमेंट से कोई सुविधा नहीं मिलती हमें और हमें गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी कोई सुविधा यहाँ पे मिल सके। तो किन लोगों को जो स्कीमें वो मिलती हैं, जैसे बोरवेल हो गए, ट्रैक्टर हो गए, काफी सारी स्कीमें, वो किन लोगों को मिलती हैं? जिनको बड़े बड़े लोग होते हैं उनको स्कीमें मिलती हैं ज्यादातर, जो छोटे लोग होते हैं उनको स्कीमें नहीं मिलती। डिपार्टमेंट क्यों आएगी? यहाँ तो पत्थर है, कंडी इलाका है, वो तो बड़े बड़े बाग हैं उनके पास जाते हैं। हमारे जहाँ गरीब जो थोड़े थोड़े बाग लगाए कहाँ आएंगे वो? चलो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ तो शायद उनके कानों तक पहुँचे और हमारे पर रहम करें और जहाँ भी देखें। मैं आपको इसकी जो मैंने लगाए हैं कोई 40-45 बूटे हैं ये आम के। बहुत मुश्किल लगता है हमारे जो है आम का पेड़ जो है ये जो है आसान नहीं है। ये पानी मैंने जो है कुछ पैसे देकर इनको जो है जहाँ तक जो पहुँचे हैं ये छोटे पेड़ लगाए हुए थे, तो कोई खुद भी पानी देकर जहाँ ट्यूबवेल का पानी जो है उठा उठा कर जहाँ हम पानी देते रहे हैं। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि जहाँ को गर्मी कितनी है, यहाँ कोई भी हमारे अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ कोई डिपार्टमेंट का आदमी को हमें कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता। बहुत सारे आजकल स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, तो वो स्कीमें अभी कहाँ तक रह जाती हैं। आप टीवी में तो बहुत चर्चा देखते हैं हम, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हमारे तक नहीं आती बहुत दुख होता है। नहीं मिलनी चाहिए ना, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कीमें जो है इसमें गवर्नमेंट का जो सतह पर जो आगे डिपार्टमेंट हैं जो वो डिपार्टमेंटों का काम है जो हमारे तक जहाँ ज़मीनी सतह पर जाना। गवर्नमेंट अभी सरकार दिल्ली के लोग कैबिनेट मिनिस्टर वाले जो आएंगे जहाँ बेनिफिट देने के लिए ये आगे वो उनके ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर पर जो है वो तामील नहीं की जाती है। यही हम फील करते हैं इसमें। तो हमारे पास अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया कि आपने कोई किसी ने पूछा भी नहीं हमें। मैं आपको बताऊं कोई 5 साल पहले एक जहाँ तालाब तिल्लो से जो है ना वो मट्टी की जो परख करते हैं वो एक टीम आई थी,
कोई सरदार साहब थे, अभी मुझे नाम भी भूल गया, तो उन्होंने कहा आप मट्टी ले आओ खेतों से उठा कर दी। मैंने बोला ये आपके घर में इसका रिजल्ट पहुंच जाएगा। वो 5 साल थे, अभी तो मेरे रिटायरमेंट हो गए होंगे, कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।